हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ के अंदर। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन करा था प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, एंड थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, और एक डिफरेंसेस की भी हमने काफ़ी बात की थी इन दोनों के बीच में। एंड आज ना हम एक लेवल और डीप जाएंगे। ओएस के अंदर एक्चुअल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलके आपका पूरा ओएस बना होता है, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा यूज़र स्पेस क्या होता है, कर्नल स्पेस क्या होता है, कर्नल के एक्चुअल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कर्नल होता क्या है एक्चुअल में, इन चीज़ों को एकदम डीप में पढ़ेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है आज का भी, और इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है यहाँ से। तो यू हैव टू कीप फोकस। ओके, ये मतलब एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओएस से, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है जो है कर्नल। ये बेसिकली ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोर पार्ट है। अब मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊँ ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ बड़ी मस्त सी, कि अगर आप लोग लिनक्स वगैरह जानते हो, ओके, सो लिनक्स का ना जो पूरा का पूरा हर्ट है वो पता है क्या है। आई जस्ट लेट्स जस्ट रिवील इट। लिनक्स टॉर्वल्ड एंड गिटअप कहाँ पे है, ये रही। एंड यस, दिस इज़ द थिंग। ये जो आप गिटअप की रेपो देख रहे हो ना, दिस इज़ द कर्नल ऑफ लिनक्स। अगर ये एक रेपो नहीं होती, ये रेपो के अंदर जो टूल्स हैं वो नहीं होते, तो जो इतना बड़ा ट्री देखते हो ना आप लिनक्स का, वो कभी बन ही नहीं पाता। लिटरली मैं अगर आपको लिनक्स का ट्री दिखाऊं पूरा का पूरा, लिनक्स टाइमलाइन, इट इज़ दिस, आई थिंक यस। तो आप ये ट्री देख रहे हो, इतना बड़ा सा ट्री देख रहे हो आप भाई, पूरा का पूरा मतलब टाइमलाइन के हिसाब चला है ये। तो अगर एक ये गिटअप की रेपो के अंदर जो कोड है वो नहीं होता, तो जो आप इतने बड़े ट्री देख रहे हो ना, जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के पार्ट है। ये कभी बनने ही नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई हद नहीं इनकी। तो यस, इन सब का जो बेस है वो है लिनक्स का एक कर्नल। एंड कर्नल इज़ अ पार्ट विच इज़ मेजरली लाइक कोर पार्ट, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ना यही है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके हार्डवेयर के साथ। एक यूज़र होने के नाते आपके पास एक्सेस ही नहीं होती हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करने की, तो आप हमेशा हार्डवेयर को एक्सेस करते हो थ्रू कर्नल। कर्नल ही करता है एक्चुअल में। ऊपर से कर्नल ही है जो आपकी प्रोसेस को, मेमोरी को, फाइल को, डिवाइस को, सबको एक तरीके से मैनेज कर रहा होता है। कोई प्रोसेस किल करनी है, प्रोसेस को इनिशिएट करना है, सब ये करेगा। ओके, तो जब भी कोई प्रोग्राम बेसिकली सिस्टम के अंदर आपके पास प्रोग्राम्स, लाइक कोई भी एप्लीकेशन अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहती है ना, हार्डवेयर मतलब वही बेसिकली सीपीयू, रैम, डिस्क, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकती। वो हमेशा कर्नल के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजती है, सो दैट वो एक्सेस कर सके। ओके, एंड कर्नल ही है जो डिसाइड कर रहा होता है कि भाई कौन सी प्रोसेस सीपीयू में रन करेगी, कब तक रन करेगी, मेमोरी एलोकेट किस तरीके से करनी है, किसको करनी है, फाइल किस तरीके से रीड होंगी, राइट होंगी। तो एक बहुत मेजर चंक ऑफ ओएस कर्नल ही अकेले हैंडल कर रहा होता है। ओके, एंड सेकंड थिंग वी हैव इज सिस्टम लाइब्रेरीज। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ माय ओएस। इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। हाँ, ओएस जब रिटन हो रहा होता है तो साथ में कुछ प्री रिटन कोड होता है जो आपको मिलता है, जो एक्ट कर रहा होता है एक ब्रिज की तरह आपके एप्लीकेशन और आपके ओएस के बीच में। यहाँ पे स्विच जो हो रहा होता है ना, वो सिस्टम कॉल के थ्रू हो रही होती है, लाइक आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है एक्चुअल में। लाइक अब ना मतलब यहाँ होता है क्या एक्चुअल में, देखो, जैसे सिस्टम लाइब्रेरीज जो है बेसिकली प्री रिटन कोड है, मतलब कुछ कोड लिखा होगा जो ओएस के डेवलपर्स ने। लाइक यहाँ पे ना जो कॉमन आपके ओएस के फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड होते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में। लाइक जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हो या फाइल ऑपरेशन लिखते हो, मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी, ये सब जो मतलब लॉजिक है एक्चुअल में, वो यहाँ लिखा होता है। तो हम बेसिकली इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं एक तरीके से। लाइक ये ना रीयूजेबल कोड है, बहुत मॉड्यूलर है एक तरीके से, जो लाइक डेवलपर्स को ना बेसिकली ओएस के फीचर्स को ईजिली यूज़ करने देता है। मीन्स मैं दिखाऊंगा अगर आपको, तो एक तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया चीज़ कि एक काम करने के बहुत तरीके हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, मेरे को फाइल बनानी है, ये दो फाइल मेरे को दिख रही है यहाँ पे, मुझे इनको रिमूव करना है, तो मैं डिलीट डायरेक्टली कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, है ना। बट वो देखो यहाँ ट्रैश में चली गई, मुझे दिख रही है यहाँ पे ट्रैश में दो फाइल्स मुझे दिख रही हैं। बट लेट्स सपोज लाइक मैं टर्मिनल में खोलता हूँ यहाँ से, मेरे पर डिलीट करने के और भी ऑप्शन है, मैं देख सकता हूँ फाइल्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ, लाइक RM करके, हेलो करके, और मुझे यहाँ पे दिखेगी भी नहीं वो ट्रैश में, हेलो फाइल मुझे दिखेगी भी नहीं ट्रैश में। लाइक
वही है कि कुछ प्रिंटेड कोड है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, आपको यूटिलिटी मिलती है थोड़ा फास्ट परफॉर्म करने के लिए। इट्स सिंपल थिंग एक्चुअली। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम यूटिलिटीज़। हाँ, ये आपके हेल्पफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो ना आपके लाइक ओएस को ही रन करने में हेल्प कर रहे होते हैं एक तरीके से। लाइक ओएस खुद को इसके थ्रू डायग्नोस करता है, मेंटेन कर रहा होता है, तो एक सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम की तरह है ये। लाइक एग्जांपल डिस्क क्लीनअप, विंडोज़ में देखा होगा आपने, आपके पास विंडोज़ में डायग्नोस्टिक होता है, लाइक वाईफाई डायग्नोस्ट करना कर सकते हो। तो ये कुछ सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम्स टाइप जो सिस्टम को ही रन करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं एक तरीके से। टास्क मैनेजर वगैरह वहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्रोसेस को किल वगैरह कर सकते हो। आप जो मेरे को यहाँ दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें, ये आपको आपके सीपीयू के अंदर आप अपने सिंपली जो सॉरी आपका सिस्टम है उसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, एक सर्च बार में टास्क मैनेजर लिख के आपको ऐसे कुछ दिखेगा जहाँ पे आप मतलब देख सकते हो आपकी स्टार्टिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, देन जो भी अभी करंटली चल रही है उनको देख सकते हो, एंड कर सकते हो, प्रोसेस ट्री देख सकते हो उनका। तो एक बड़ी मस्त सी चीज़ है वो सब। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज शेल। यस, शेल बेसिकली ना आपका कमांड इंटरप्रेटर है। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे जब लिखा था कि भैया आप एल करो, तो एल लिखने से जब इसने मुझे लिस्ट करा तो समझा कैसे कि एल का मतलब क्या है। तो ये समझने का जो काम शेल करवा रहा होता है, मीन्स यूज़र के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ना, ये एक इंटरफेस का काम करता है। ये करेगा क्या, ये कमांड लेगा, मैंने जैसे कमांड दी एल, इसने कमांड मुझसे ली, उसको मैच करा क्या इस सिस्टम में है, इफ़ है तो इसका मतलब क्या है, देन वो जो मतलब है ना, वो मतलब भेज देगा कर्नल को, देन कर्नल उसका काम कर देगा। जब मैंने एल लिखा या जब मैं पी डब्ल्यू डी लिखता हूँ, जैसे मैंने पी डब्ल्यू डी लिखा, तो मेरे कर्नल ने, मेरे शेल ने समझा कि पी डब्ल्यू डी है, हाँ है। अगर मैं पी डब्ल्यू ई कर देता तो कुछ होता, तो मुझे एरर मिलता कि पी डब्ल्यू ई तो है ही नहीं, बट पी डब्ल्यू डी थी। उसने क्या करा, उसने ये कमांड पढ़ी, समझी कि पी डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है। पी डब्ल्यू डी क्या करती है दिखाता हूँ आपको। हमारे पास माइनस अच्छा मतलब यहाँ सिर्फ ओके, मैन पेज, मैन पी डब्ल्यू डी है। तो पी डब्ल्यू डी करती क्या है, प्रिंट द नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है। तो ये यही समझा मेरे लाइक शेल ने, और जो कोड था वो पास कर दिया किसको, वो पास कर दिया मेरे कर्नल को। कर्नल ने फिर देखा कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो मेरे अभी होम में क्या क्या है मुझे दिखा देगा सारे के सारे फोल्डर्स। और ये सेम चीज़ मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, ऊपर फोल्डर करूँगा, देखो ये चीज़ तो मुझे सेम ही चीज़ तो है, देखो डाउनलोड्स में हो जाएगी पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही है। तो ये शेल का काम है कि इंटरप्रेट करने कमांड्स को कर्नल को सेंड कर देना। चल आपका CLI बेस्ड बैश हो सकता है, आपका ZSH हो सकता है, CMD आपके पास होता होगा। GUI में आपका डेस्कटॉप इंटरफेस भी इसको यूज़ करता है, इट कैन बी ए शेल। ओके, तो तरीके हैं एक एक काम करने के, डिफरेंट डिफरेंट शेल के थ्रू कर सकते हो, फास्ट हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली आप कमांड लिख रहे हो। जब मैंने यहाँ पे लाइक डबल क्लिक करके डिलीट करा था, तो वो सेम ही कुछ एक सिस्टम कॉल गई थी कि इनको डिलीट करना है, तो वो सिस्टम कॉल मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ थ्रू माई लाइक टर्मिनल या माई शेल। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी, आई होप आपके समझ में आई होंगी कि बेसिकली क्लियर कट मैं अगर आपको आइडिया दूँ अगर दोबारा शेल का, तो शेल ना बेसिकली वो लेयर है जो आपके कमांड्स को लाइक SL सॉरी जो आपकी LS CD MKDIR RM इनको समझता है और कर्नल को भेज देता है एक अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल के माध्यम से। ठीक है, देन बोलता है कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करो, और GUI में भी आप सेम ही काम कर रहे हो, तो अपने माउस क्लिक करा तो शेल ने उसको समझा, समझने के बाद आपको कर्नल को दे दिया। तो जो आप GUI में काम कर रहे हो वो भी शेल समझ के आपके कर्नल को देता है, आप CLI में कुछ काम कर रहे हो वो भी आपका शेल समझ के आपके कर्नल को देता है। तो शेल क्या है, एक तरीके से लाइक ट्रांसलेटर है आपके सारे सिस्टम कॉल्स का, कर्नल को जो देता है उसका मतलब समझा के। डबल क्लिक करके डिलीट क्लिक करा, मीन्स अब आपको इसको डिलीट करना है, आपने डायरेक्टली RM लिख दिया सिस्टम के अंदर, कर्नल को सॉरी आपके टर्मिनल के अंदर, मतलब क्या करा कि भाई RM मतलब तो भाई डिलीट करना था तो उसको डिलीट कर दो जो भी साथ में दे रखा है। तो इस तरीके से वो समझता है और समझाता है कर्नल को, देन कर्नल उसका काम करता है। ओके, सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल क्या होता है पढ़ेंगे इसको भी अभी जस्ट भी कुछ लेक्चर्स में। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। तो OS के कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ पे हमने अभी पढ़ा किया, ठीक है हमारे पास कर्नल था, सिस्टम लाइब्रेरीज थी, सिस्टम यूटिलिटीज़ थी, फिर शेल था। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। अब आप लोगों ने पक्का इसके बारे में सुना होगा, ड्राइवर्स भी कुछ होते हैं विंडोज़ के अंदर। वे आपका माउस का ड्राइवर अलग होता है, कीबोर्ड के ड्राइवर्स अलग होते हैं, गेम वगैरह खेलते हो वहाँ कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स चाहिए होते हैं कंट्रोलर वगैरह के लिए। तो ड्राइवर्स ना कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो बेसिकली आपके कुछ हार्डवेयर सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ठीक है, लाइक अगर कंट्रोलर कनेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसके ड्राइवर्स नहीं है, तो ड्राइवर इशू हो जाता है। तो आप उसके लाइक स्पेसिफिक ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर दो सिस्टम के अंदर,
देन आपका जो कंट्रोलर है वो रन करने लग जाता है ना। तो ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली आपके कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस कंट्रोल करते हैं। ओके, अब हर डिवाइस का अपना अपना ड्राइवर्स होता है, कीबोर्ड का अपना, माउस का अपना। तो कुछ प्री इंस्टॉल ड्राइवर्स आपको मिलते हैं ऑलरेडी, कुछ आपको स्पेसिफिक करने पड़ते हैं जो प्री रिटन नहीं आते। ओके, तो मैं एक सिंपल टर्म दूँ आपको, तो बेसिकली यहाँ डिवाइस ड्राइवर्स भी ना ओएस के अंदर आपके वही ट्रांसलेटर्स की तरह हैं, हार्डवेयर और आपके ओएस के बीच में। जैसे प्रिंटर है ना, या जीपीयू मान लो आप, आपका कीबोर्ड है, वो सब हार्डवेयर है, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो ड्राइवर्स ना उन लैंग्वेज को एक तरीके से ओएस के अंडरस्टैंडेबल वे में समझा देते हैं। तो ओएस लाइक सिंपली काम कर लेता है, क्योंकि देखो हर चीज़ तो अपने अपने टर्म में लिखी गई है, बट सेंट्रलाइज कैसे होगी? ट्रांसलेटर्स के थ्रू, है ना भाई। हम भी तो कंप्यूटर से बात करते हैं, बट हम हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बात करते हैं। हमने एक मीडियल लैंग्वेज बना दी, हमने पाइथन बना दी कि हम पाइथन समझ सकते हैं, कंप्यूटर को समझ नहीं सकता, बट हाँ हमको ट्रांसलेट कर सकते हैं बाइनरी में। तो ये ट्रांसलेशन के थ्रू काम हो रहा होता है, सो दैट कर्नल जो है हॉट आपके ओएस का, वो कम्युनिकेट कर सके बेसिकली। ठीक है, सिंपल। तो मैं एक ब्रॉडर वे में अगर बताऊँ आपको, तो ओएस 5 चीज़ों से मिलकर बना है, हमको समझ में आ गया। बट एक ब्रॉडर वे में ओएस के पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है यूज़र स्पेस, एक होता है कर्नल। ठीक, यूज़र स्पेस बेसिकली एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ठीक, देन कर्नल इज़ लाइक एक्सेसिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर। दो पार्ट हैं, एप्लीकेशन दोनों ही गुड। मैं एप्लीकेशन बनती हुई दिख रही है, हमें पता नहीं बट हो कैसे रही है बैकएंड में। कुछ बैकएंड का काम है ना, जब वो हार्डवेयर को एक्सेस कर रही है, मेमोरी गेन कर रही है, कुछ डाउनलोड करके फाइल सेव कर रही है, वो सब होता है आपका कर्नल स्पेस। डिफरेंट थिंग। ओके, यूजर स्पेस, कर्नल स्पेस, दो स्पेस होते हैं ब्रॉडर वे में आपके ओएस के अंदर टोटली। ओके, अब समझते हैं एक एक करके कि दोनों स्पेस होते क्या हैं, वो करते कैसे हैं, अलग किस तरीके से हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स। अब जब कंपोनेंट समझ में आ गए, तो दो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, और यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र स्पेस क्या होता है? अब यहाँ पे ना यूज़र स्पेस के अंदर हमको हार्डवेयर की एक्सेस नहीं होती। एज आई से यू, एक यूज़र होने के तरीके से, एक प्रोग्राम अगर आप हो, तो लिटरली मैं प्रोग्राम के टर्म्स में बोलूँ, तो आपके पास एक्सेस है नहीं कि आप डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर लो। यस, आपको एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है यूज़र स्पेस में। ठीक, हर एक जो आपके यूज़र एप्लीकेशंस हैं वो एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके विंडोज़ यूज़र, या आप CMD यूज़ कर रहे हो, CLI वगैरह कर रहे हो, तो वो एक GUI टाइप है, आपके पास टर्मिनल है, आपका पावर शेल होता है आप लोगों के पास, है ना। अब बेसिकली बात क्या है ना कि देखो, यूज़र स्पेस लिटरली मैं अगर बोलूँ तो वो एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पे आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं। आपने ब्रेव चला रखा है, आप VS कोडिंग कर रहे हो, तो वो नॉर्मल एप्लीकेशन से गेम्स वगैरह खेल रहे हो। अब ना इन एप्लीकेशंस को डायरेक्ट हार्डवेयर की एक्सेस नहीं होती। हाँ, ऑल्दो यूज़ करते हैं, ब्रेव डाउनलोड करते हैं तो डिस्क में तो रखता है, बट डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं करता। ये करता क्या है ना, ये भाई एक रिक्वेस्ट भेज देता है कर्नल को कि कर्नल मुझे ना काम है हार्डवेयर के, आप मुझे करवा सकते हो। करता भी खुद नहीं है, कर्नल ही करवाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इनको डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे ना, तो लेट सपोज कोई बग प्रोग्राम या फिर कोई मेलिशियस प्रोग्राम आपका, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को टच कर लेगा। देन हमें पे एक रिस्क है भाई, हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है यार, हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। इसीलिए कभी भी प्रोग्राम्स को, यूज़र एप्लीकेशंस को डायरेक्ट एक्सेस होते ही नहीं है हार्डवेयर की। दैट्स वाई कर्नल है जो आपके यूज़र प्रोग्राम्स, आपके ओएस के बीच में बैठेगा, आपके हार्डवेयर के बीच में बैठेगा, एंड वो काम डन करवाएगा। ओके, तो कर्नल इज़ लाइक बॉडी गार्ड ऑफ योर हार्डवेयर्स। वही सब मैनेज कर रहा होता है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, आप गलत कर रहे हो या नहीं, आपको एक्सेस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। ठीक, तो यूज़र स्पेस का मैं अगर सिंपल टर्म दूँ, तो विंडोज़ के अंदर आप जो भी यूज़ कर रहे हो, लाइक आप सर्च बार देख रहे हो, ये सब चीज़ें, आपकी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, या फिर GUI बेसिकली आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो यूज़र स्पेस के अंदर आता है। अब CLI की अगर मैं बात करूँ, लाइक मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, तो टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा यूज़र मोड के अंदर ही है। मैं LS वगैरह कुछ कर रहा हूँ, तो ये सब यूज़र मोड के अंदर ही है। अब पावर शेल वगैरह यूज़ करते हो, है ना, आपके पास CMD है, पावर शेल है, वो भी आपका जो CLI है वो यूज़र स्पेस के अंदर ही आता है। ठीक, तो GUI आपका जो है, यूज़र इंटरफेस आपका, CLI जो है, ये यूज़र मोड के अंदर ही आते हैं। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कर्नल के साथ। ओके, वह सिस्टम कॉल, एंड सिस्टम कॉल्स के थ्रू फिर कर्नल आपका क्या करवा देता है, आपको हार्डवेयर की एक्सेस दिलवा देता है। ठीक, ओके, ओके ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र स्पेस है वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बना देता है सो दैट जो आपकी एप्लीकेशन है वो सेफली रन कर सके, सिस्टम को कोई हार्म ना पहुँचाए। नेक्स्ट थिंग इज़ कर्नल स्पेस। तो कर्नल इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वी नो दैट थिंग। यही है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करता है। यस, वी नो दैट थिंग। एंड कर्नल ना एक प्रिविलेज मोड में रन करता है जिसको हम कहते हैं कर्नल मोड, कर्नल स्पेस बेसिकली। अब ऐसा क्या है ना कि देखो ये ना बहुत एक फास्ट पार्ट है, लाइक कर्नल जो बहुत फास्टली काम करता है, क्योंकि मुझे पता है ये तो भाई एकदम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कॉन्टैक्ट करता है, तो कुछ डिले नहीं है बीच में। बट अगर प्रोग्राम को चाहिए तो कर्नल से पहले बात करेगा, कर्नल फिर देखेगा, इफ यस देन देगा। तो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग कर्नल करता है आपकी। एंड बात एक्चुअली क्या है ना कि देखो कर्नल ही होता है एक्चुअल में जो फर्स्ट पार्ट है ओएस का, जो आपका लोड होता है। जैसे आपका सिस्टम बूट होता है तो कर्नल इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपका सिस्टम है वो लोड करता है आपकी मेमोरी के अंदर। कर्नल नहीं होगा तो आप रन कैसे करोगे चीज़ों को? कर्नल इज़ द मैनेजर। यस, यस, ठीक। तो कर्नल लाइक सिर्फ कोड ही होता है एक तरीके से। कर्नल भी पूरे का पूरा मैंने आपको दिखाया था अभी, जो लाइनस का पूरा कर्नल था, ऐसे विंडोज़ का भी होगा, सबका होगा, ठीक। अब होता क्या है ना, मैंने बोला आपको कि भाई इसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है हार्डवेयर का। ओके। एंड यहाँ पे ना जो आपके थोड़े से सिस्टम लाइक क्रिटिकल ऑपरेशन सिस्टम के वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, कि अब ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ एक्सेस कर रहा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी किसी आपके यूज़र प्रोग्राम को, यूज़र को हार्डवेयर चाहिए होता है ना, या एप्लीकेशन को हार्डवेयर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम को, तो वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू आपके कर्नल से रिक्वेस्ट करती है। ये सब देखेंगे आगे कैसे करती है, कैसे वर्क होती है चीज़ें। बट अभी के लिए आप समझ के चलो इतना कि ठीक है, अगर मेरे एप्लीकेशन वगैरह को, यूज़र प्रोग्राम को कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कर्नल से। फिर कर्नल चेक करता सेफली कि यार ये परफॉर्म हो कैसे पाएगा ऑपरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अगर आ रही है तो रोको, नहीं आएगी तो पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है कि यूज़र स्पेस सेफ है, थोड़ा सा कर्नल स्पेस थोड़ा सा लाइक आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, तो कर्नल थोड़ा सा लाइक फास्ट काम करता है, वी नो दैट थिंग। बट स्टिल फर्स्ट पार्ट है जो लोड होता है सिस्टम के अंदर, क्यों ना काम ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो कुछ चाहिए भी अगर हार्डवेयर वगैरह तो पहले कर्नल से रिक्वेस्ट मांगो, कर्नल वेरीफाई करेगा कि ये लेजिट रिक्वेस्ट है या नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। इफ़ नॉट देन वो पास करेगा, देन काम करवाएगा। तो बहुत काम करता है कर्नल एक्चुअली में, जैसे कि तभी तो हर्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा ये दिमाग है, कुछ भी कह लो आप इस चीज़ को, बट एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो मैंने बोला कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइक कम्बिनेशन होता है यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस का। यूजर स्पेस मतलब एक बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली चीज़ है, मतलब यहाँ पे सारे काम बढ़िया हो रहा होगा। हाँ, बट एक्सेस वगैरह थोड़ी कम होती है हार्डवेयर वगैरह की, बट सेफ है एनवायरनमेंट। कर्नल थोड़ा सा लाइक टिपिकल हो जाता है, तो यूज़र से अगर कुछ भी चाहिए तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर के पास नहीं आएगा, वो पहले आएगा कर्नल के पास कि कर्नल मुझे कुछ काम चाहिए। वो हार्डवेयर की एक्सेस देगा, देन हार्डवेयर इसको कर्नल दे देगा, काम अपना हो जाएगा, देन थिंग्स आर डन एक्चुअली, ठीक है। कि जो यूज़र की एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ रन होंगी? यूज़र स्पेस के अंदर। ओके, अब उन्हें लाइक हार्डवेयर चाहिए, क्यों चाहिए भाई? लेट्स सपोज़ कोई फाइल रीड करनी है, वो तो यहीं पड़ी होगी डिस्क के अंदर। तो या फिर नेटवर्क कनेक्ट करना है या प्रिंट वगैरह निकलवाना है तो हार्डवेयर चाहिए ना, मुझे डिवाइस वगैरह चाहिए। तो सिस्टम कॉल देगा किसको? कर्नल को। देन कर्नल रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो मुझे अगर मिलेगी तो ठीक है, ओएस से अगर नहीं मिली तो फिर क्या कोई दिक्कत है, मतलब गड़बड़ हो रही है। तो जो ओएस है वो उसकी रिक्वेस्ट कर्नल की उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, कर्नल को। एंड कर्नल डायरेक्टली जो है मतलब आपका हार्डवेयर है वो इंटरेक्ट करता है और जो फाइल वगैरह आपको चाहिए वो ला दे देता है। मीन्स एप्लीकेशन के पास एक्सेस नहीं, डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर का, मुझे कर्नल ला देगा चीज़ें। जैसे उसने कोई डिमांड करी कर्नल ने, कर्नल गया यहाँ पे लेके आया, वापस दे दिया स्पेस को। तो मतलब हार्डवेयर से डायरेक्ट सिर्फ कर्नल इंटरेक्ट करता है, आपका एप्लीकेशन कभी भी नहीं करती, ठीक है। वापस से आपके यूज़र स्पेस को दे देता है कर्नल डाटा। लेट्स से मुझे फाइल चाहिए यहाँ से कुछ, मैंने फाइल की एक्सेस इसको दी, भैया मुझे फाइल चाहिए, जाके देखा मिल गई, ठीक है, लेके आया अपने पास, मुझे दे दी, मैंने काम कर लिया। गया मैं तब भी नहीं हार्डवेयर के पास। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्या डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो हार्डवेयर को? नो, देयर इज कर्नल सिटिंग इन बिटवीन। ओके, क्योंकि अब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपको कंसर्न मेंटेन करना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है वरना आगे जाके। ओके, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि कर्नल होता क्या है, यूज़र स्पेस क्या है, वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा होता है, कर्नल के अंदर काम कैसे होता है, रिक्वेस्ट किस तरीके से मारी जाती हैं। और इन चीज़ों को डिटेल में आके देखने वाले हैं भाई, बहुत चीज़ें हम देखेंगे कि कर्नल वर्क कर रहा है, ओके, कैसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, कैसे डेटा मिल रहा है, काम कैसे हो रहा है। तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इट्स गुड, कुछ क्लियर हो तो रही चीज़ें, आगे चीज़ें बहुत कनेक्ट होती भी जाएंगी आपको। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार टॉपिक्स बड़े नए नए आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बट गुड, आगे और मज़ा आएगा, ठीक। तो अभी हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ कर्नल पे, ठीक है।
हमें समझ में आ गया कि भाई कर्नल कहाँ होता है, कब रन हो रहा होता है, क्यों स्पेशल है। अब ये भी तो देखना चाहिए ना कि भाई कर्नल एक्चुअली करता क्या क्या है। ओके, तो इसके मेन फंक्शन हम समझते हैं। फर्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो कर्नल है आपका, वही प्रोसेस वगैरह को शेड्यूल करेगा, थ्रेड को शेड्यूल करेगा सीपीयू के ऊपर। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल सी बात है यार। लेट्स सपोज आपके पास ना 100 प्रोसेस तो रेडी है काम करने के लिए, बट सीपीयू आपके पास सिर्फ 4 कोर वाला है। तो अब कर्नल है जो डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे कब रन होगा, कौन सा बाद में रन होगा। ओके, ये कर्नल का काम है, समझना, सोचना, डिसाइड करना। सेकंड थिंग इज क्रिएटिंग और डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस। अब प्रोसेस भी दो तरह की होती है, सिस्टम प्रोसेस और यूज़र प्रोसेस। मैं दिखाऊंगा अगर आपको, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट वीआर खोल रखा है, ये मेरी प्रोसेस है। मैंने लाइक ओबीएस खोल रखा है, ये मेरी प्रोसेस है। बट मैंने पाइपवेयर तो नहीं खोला। मैंने भाई ये कुछ जी वी एफ एस ब्लू मैन ये सब ये तो मैंने नहीं खोला। तो जो एजेंट वगैरह एप्पल डॉट पी एप्लेट ये सब क्या है, ये सब मेरी सिस्टम की प्रोसेस है। उसको ये सब चाहिए थे तो उसने इनको रन करा, इनके मेरा सिस्टम मेरा नहीं चल पाएगा। तो ये मेरी सिस्टम प्रोसेस थी जो मैंने ओपन करी, वो मेरी यूज़र प्रोसेस होती है। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को देखना कि भाई जब भी आपने कोई प्रोग्राम रन करा, ओपन करा उसको, तो कर्नल एक प्रोसेस क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने ब्रेव ओपन करा था, तो कर्नल ने कुछ प्रोसेस इनिशिएट कर दी थी ना, तो वो काम किसका होता है? कर्नल का ही होता है। देन जब आपने उसको क्लोज करा, तो उन प्रोसेस को हटाना, तो दैट रिसोर्सेज थोड़े फ्री हो सके, ये काम भी आपके कर्नल का ही होता है, क्रिएट करना, डिलीट करना प्रोसेस वगैरह को। थर्ड थिंग इज सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग द प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस बेसिकली है जो बैकग्राउंड में चलेगी, तो उसे पॉज करना इसका काम है, कर्नल का। या फिर पॉज करते वक्त आप स्टेट भी तो सेव करते हो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए, तो ये सब वापस से रिज्यूम करना, लाना, ये सब किसका काम है? कर्नल का ही काम है एक्चुअली में। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब जब मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेड्स आपस में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में सिंक बैठाना, उनकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, सो दैट लेट सपोज दो प्रोसेस हैं, वो दोनों प्रोसेस ना किसी रिसोर्स को यूज़ कर रही हैं। लेट सपोज P1 प्रोसेस है, वो R1 को यूज़ कर रही है, बट P2 को भी R1 चाहिए, बट अभी R1 तो बिजी है। तो अब लेट सपोज P1 ने अपना काम कर लिया, हट गई, बट उसने कभी डायरेक्शन ही नहीं दी P2 को कि भाई आप आके यूज़ कर लो, मेरा काम हो गया। तो कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा प्रोसेस को कि कौन सा फ्री है कौन सा नहीं है? तो जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाना, सिंक बैठाना, कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ आप मत करो, मैंने कर लिया आप कर लो, तो ये सब किसका काम होता है? कर्नल का ही होता है। गॉट इट? आई होप समझ में आएगा आपको कि सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली मीन्स क्या, कि अगर दो प्रोसेस हैं जो सेम फाइल एडिट कर रही हैं एक तरीके से, तो कन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। तो कर्नल के लिए जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करता है आपका कर्नल, लाइक लॉक्स वगैरह, सेमाफोर्स, म्यूटेक्स, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोसेस को ना थोड़ा डेटा शेयर करना होता है, अगर करना है बेसिकली, तो डिफरेंट तरीके हैं। आपका कर्नल उसका मैकेनिज्म देगा वहाँ पे भी, कि आप मैसेज पास कर दो, आप एक शेयर्ड रिसोर्सेज करवा लो, आप पाइपलाइन बिछा लो। देखेंगे अभी आगे इनको भी, आईपीसी वगैरह को, जस्ट अभी कुछ लेक्चर्स के अंदर। ठीक, तो फॉर एन एग्जांपल लेट सपोज एक ब्राउज़र है, उसमें भाई एक पेज आपका रेंडर हो रहा है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। भाई दूसरी प्रोसेस आपकी कहीं डाउनलोड वगैरह कुछ कर रही है, तो लाइक इनका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सर मुझे पता चलता रहे कि ठीक है मेरे डाउनलोड हो गया, तो मुझे दिखाओ ऊपर मेरे आइकन में दिखाओ कि डाउनलोड हो चुका, मुझे पता चले। तो ये सब किसका काम होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह सारा का सारा काम कर्नल का ही होता है। तो बस इतना ही नहीं, अभी तो और काम है इसके पास। मेमोरी को मैनेज करना, ये भी जो काम होता है, रैम वगैरह मैनेजमेंट, कर्नल का ही होता है। फर्स्ट काम अलोकेशन और डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस एज पर द नीड। भाई जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो मुझे पता है कि वो जो प्रोसेस है वो रैम में जाती है, पहले प्रोग्राम आपका रैम में जाता है, तो कर्नल ही है जो इसको रैम अलॉट करता है। ठीक, और जब ख़त्म हो गई, तो भाई अब मेमोरी को वापस फ्री भी तो करना है, दैट दूसरी प्रोसेस वगैरह जो है उसको यूज़ कर सके। तो ये जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी है, डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी है, किसका काम है? कर्नल का काम है। एंड सेकंड थिंग इज कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय विच प्रोसेस। मीन्स ये ट्रैक रखना कि जो कौन सा एड्रेस है मेमोरी का जो ये प्रोसेस यूज़ कर रही है ना। और मतलब कि एक बात है यहाँ पे, थोड़ी देखना है यहाँ पे, नोटिस करने वाली बात है कि लेट सपोज मैं ट्रैक रख ही नहीं रहा, तो लेट सपोज 0 to 100 ब्लॉक में मैंने एक प्रोसेस रन कर रखी है, मुझे नहीं पता वहाँ पे कोई प्रोसेस रन हो रही है, क्या पता मैं दूसरी ला के रख दूँ यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो वो ये कि कर्नल क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है भी कौन से मेमोरी एड्रेस पे किस प्रोसेस ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर कोई प्रोसेस गलती से उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना चाहेगी,
तो कर्नल उसको तुरंत रोक देगा, तो यहाँ तुमसे प्रोटेक्शन मिलती है एक तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, उस पर बाद में आते हैं। एक प्रॉब्लम है क्या, फ्री स्पेस को मैनेज करना। अपना कर्नल पता है क्या क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है कि भाई कितनी मेमोरी फ्री है, सो दैट फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करा जा सके और एफिशिएंटली हम अपनी जो अगली प्रोसेस है उसको दे दें मेमोरी। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि फ्री मेमोरी कितनी है, तो अब कैसे हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। मैं दिखाऊँ अगर यहाँ पे भी आपको, देखो मुझे को पूरा पता चल रहा है कि अगर मेरे पास 11.6 GB ऑफ मेमोरी है, तो उसमें से अराउंड 2 GB मेरी फुल है। दैट मीन्स जो बची हुई है वो मेरे पे खाली है। तो ये ट्रैक रखता है मेरा जो कर्नल है पूरा का पूरा, ठीक। सो टू हमें पता चला कि भाई ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट समझ में आ गया, मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ गया। क्या और है, जी हाँ, कर्नल जो है वो आपका फाइल को मैनेज कर रहा होता है, क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल्स। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, कर्नल ही आपके लिए करेगा, डिलीट करनी है, कर्नल ही करेगा, ठीक है ना। तो जो ऑपरेशंस होते हैं ना फाइल सिस्टम के, ये सारे कर्नल ही परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि देखो कहाँ परफॉर्म होते हैं ये सब, हमने फाइल बनाई, कुछ डेटा लिखा, फिर डिलीट करा, डेटा स्टोर कहाँ होता है, फाइल बनती कहाँ है, डिस्क में ही तो बनती है। डिस्क क्या हार्डवेयर है, हम पे तो एक्सेस है नहीं। तो डिस्क पे स्पेस को अलोकेट करना, डी एलोकेट करना, वहाँ पे मेटा डेटा अपडेट करना फाइल्स का, इसका काम है कर्नल का आपका, ठीक। देन वी हैव क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज। इस तरीके से फाइल्स को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना आपके कर्नल का ही काम होता है। उस तरीके से सेम डायरेक्टरीज के साथ काम करना, फोल्डर्स बनाना, फोल्डर्स को रिमूव करना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है फाइल का, ये भी कर्नल ही करता है आपका एक्चुअल में, ठीक है। सी इज़ मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, मैपिंग फाइल मतलब क्या, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अब देखो, फाइल्स के ना, फाइल्स के लाइक लॉजिकली नेम होते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट, लाइक देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको सिस्टम के अंदर ही अगर, तो लाइक हमने देखा एक्सटेंशंस होते हैं लाइक डॉट पी डी एफ, डॉट एम के वी। देखो तो एक फ़ाइल है, उसका कुछ नाम है, डाउनलोड्स मेरे पास एक फ़ोटो है, उसका कुछ नाम है लाइक डेट शीट डॉट जे पी जी, पी डी एफ है उसका कुछ नाम है, मेरे पास आई एस ओ फाइल है उसका भी कुछ नाम है। मीन्स फाइल के कुछ लॉजिकल नाम होते हैं जो हम अपने लिए रखते हैं। बट फिजिकली डिस्क पे कोई नाम थोड़ी होता है, वहाँ पे तो ब्लॉक्स में स्कैटर्ड होती है। अगर मेरे पे 1 MB का डेटा है, तो मेरे पैसे थोड़ी है कि 1 MB, एक पूरी की पूरी 1 MB चले जाती है। अगर हम इसको पढ़ेंगे कैसे फाइल एलोकेट होती है, बट स्टिल हमें एक आइडिया चले, तो फाइल एकदम से स्टोर नहीं होती, उसको तोड़ा जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, एंड स्टोर करा जाता है। तो लाइक कर्नल ये है जो इन टुकड़ों की मैपिंग कर रहा होता है, उनको मेंटेन करता है कि भाई किस फाइल का डेटा किस किस ब्लॉक्स में है, उनको लेके भी तो आना होता है क्योंकि डेटा को, ओके। तो ये सब काम भी किसका है, कर्नल का ही काम है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ बैकअप सपोर्ट ऑन टू अ स्टेबल स्टोरेज मीडिया। मीन्स अब ना कर्नल लाइक हमने देखा लॉकिंग मैकेनिज्म मुझे देता था, सिंक्रोनस मैकेनिज्म दे रहा था मुझको, तो मुझे एक और मैकेनिज्म कर्नल देता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सेफ बैकअप। मीन्स कि हम एक सेफ बैकअप रख सकें अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज पे। लाइक क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो उड़ गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉपी बना के रख लेते हैं कहीं और, तो दैट अगर यहाँ से उड़ गया तो वहाँ से मिल जाए। ऑल दो आजकल हम इतना नहीं करते, हम क्लाउड पर डाल देते हैं, बट स्टिल वो भी एक तरीके का यही सपोर्ट होता है, ठीक है। ओके, क्या ख़त्म हो गया काम, नहीं, कर्नल और भी काम करता है। कौन सा, आईओ को मैनेज करना। आईओ मीन्स आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करना। कैसे, अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, जब इतने सारे काम कर रहा है तो ये भी कर ही लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, manages and control the IO operations and IO devices। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है ना, उसमें जो कर्नल का काम होता है एक्चुअली, वो ये है कि भाई जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके प्रिंटर्स, डिस्क, रैम, रैम आएगा नहीं, रैम नहीं आएगा आपका, ठीक। ये सब है ना आपके हार्डवेयर डिवाइसेस, आईओ करने के लिए जो काम आते हैं, जो एक्सटर्नल हैं, जो प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड, इन सबको मैनेज करना, इनका रिकॉर्ड रखना कि ये मेरे पास है, ये नहीं है। क्योंकि अगर प्रिंटर का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे प्रिंट निकालेंगे, सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। तो जो आईओ डिवाइसेस होते हैं उनका ध्यान रखना, ऊपर से उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना। अगर मैंने प्रिंट निकालने के लिए कुछ दिया तो कर्नल मैनेज करेगा कि निकले प्रॉपरली, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ स्पूलिंग। अच्छा, स्पूलिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप लोग यूज़ भी करते हो बट आपको पता नहीं है। स्पूलिंग बेसिकली क्या होता है, इट स्टैंड फॉर योर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। स्पूल, SPOOL, स्पूल मीन्स साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अब इसमें होता क्या है ना कि देखो, इसमें क्या करते हैं हम, एक एक एग्जाम्पल समझो, प्रिंट निकालने का, ठीक है। हम डेटा को टेम्पररी स्टोर कर लेते हैं एक जगह पे, लाइक डिस्क में ही करते हैं एक्चुअली।
कब तक? जब तक डिवाइस उसकी नीड होती है। कब तक डिवाइस को नीड होगी? जब तक वो प्रोसेस कर रहा है कुछ। प्रोसेस खत्म, नीड खत्म, हटा दो, सिंपल। अब इस पुलिंग में होता क्या है ना कि देखो, ये बेसिकली आपकी एक टेक्निक होती है जहाँ पे ना हम एक डिवाइस का डेटा डिस्क पे टेम्प्रेरी स्टोर कर लेते हैं, तो दैट वो जो डिवाइस है वो अपना काम बैकग्राउंड में करते रहे और उसको हम डेटा जो है वो देते रहें। लाइक ऐसा ना कि उसको डेटा मांगना पड़े, कहीं से लाना पड़े ना, रखा हुआ है, अपना काम बैकग्राउंड में करो, और जैसे ही मतलब काम हो गया, खत्म, डेटा को हटा दो। तो इससे होता क्या है ना कि जो प्रोसेस है वो वेट नहीं करती डेटा के लिए, क्योंकि डेटा तो मेरे पास रखा हुआ है, आप ले हो बस, है ना। तो हमने ऑलरेडी डेटा को ले आया, टाइम बचा लिया एक तरीके से, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको इससे बड़ा मस्त सा, तो जब आप प्रिंट निकालते हो, लेट सपोज आप 10 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए गए, है ना। तो जैसे ही अपने वहाँ गए, आपने 10 के 10 डॉक्यूमेंट डाल दिए प्रिंटर पे। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रिंटर जो है वो 10 के 10 एक साथ निकाल देगा, नहीं। प्रिंटर करता क्या है, सबसे पहले ना एक प्रिंटर स्पूल बनाता है। वो बफर भी हो सकता है बेसिकली आपका, वो क्यू भी हो सकता है। ओके, क्यू समझते हो ना, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बफर मतलब क्या है कि सारा का सारा उसने वहाँ पर डाल दिया। अब वहाँ पे वो सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया। अब क्या करेगा प्रिंटर, एक एक करके फीफो यूज़ करेगा, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले डॉक्यूमेंट आया, पहले उसको प्रिंट निकालो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। तो आपने देखा होगा क्यू मेंटेन करता है प्रिंटर, क्यू। और नीचे राइट साइड में यहाँ पे ना एक आइकन दिख जाता होगा विंडोज़ के अंदर, जब आप प्रिंट निकालते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का, वो क्यू मेंटेन करता है और एक एक करके प्रिंट निकालता है। तो यही होता है आपकी स्पूलिंग। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है यार, डेटा भेजना तो बहुत फास्ट काम है, डेटा भेज दो, बट प्रिंट निकालना फास्ट है नहीं। तो प्रिंट निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती है ना जॉब्स की, क्योंकि देखो मैं डेटा बहुत तेज भेज पा रहा हूँ, वो तो बहुत फास्ट है भेजना, बट प्रिंट निकालना तो स्लो है ना, क्योंकि प्रिंटर उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस कर पाता है। तो अब इस स्पीड में क्या मिसमैच हो गया। तो इनको मेंटेन करने के लिए हम स्पूल्स का क्रिएट करते हैं, प्रिंटर स्पूलिंग, मेल स्पूलिंग, ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ बफरिंग। अच्छा, बफरिंग क्या होती है? बफरिंग भी एक टेक्निक ही है जो कर्नल यूज़ करता है, आपका ओएस यूज़ करता है। इसमें होता क्या है ना, एक्चुअली देखो, हम आपको जो मेमोरी है उसका थोड़ा सा एरिया जो होता है उसको ले लेते हैं और एक बफर बना देते हैं। कूलिंग में हमने क्या करा, डिस्क का थोड़ा सा पार्ट लिया, उसमें डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर कर दिया। बफरिंग में मैं मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट लूँगा, उसमें टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करूँगा, बफर बना लूँगा। अब इससे होता क्या है? इससे होता क्या है, गुड क्वेश्चन। अब इसको हम यूज़ पता कब करते हैं? जब आपके पास जब प्रोसेस वगैरह हैं या डिवाइसेस हैं, उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। सेम कंसेप्ट कि भाई एक बंदा तो है जो बहुत तेज़ खा रहा है, बट जो बनाने वाला बंदा है वो धीरे बना रहा है। तो अब जो तेज़ खाने वाला बंदा है वो तेज़ खा ही नहीं पाएगा। या फिर एक बंदा जो बहुत तेज़ खाना बना रहा है, बट खाने वाला धीरे धीरे खा रहा है, तो ये मिसमैच नहीं हो गया कि मुझे डेटा चाहिए बहुत सारा और आप धीरे 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 पा रहे हो, तो स्पीड का मिसमैच हो गया। और ये रियलिटी में होता भी है। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए आप बफरिंग यूज़ करते हो। एग्जाम्पल मैं अगर दूँ आपको इसका, यूट्यूब आप देखते हो यूट्यूब, तो यूट्यूब में जो नीचे बार होता है ना, बार, वो 3 कलर का होता है। फर्स्ट कलर होता है आपका एकदम प्योर ग्रे कलर, ग्रे कलर, ठीक। देन होता है आपके पास एक वाइट कलर, देन रेड कलर। रेड कलर कौन सा? जितनी वीडियो आपने देख ली। वो वाइट कलर कितना होता है? कहाँ तक की वीडियो आप देख सकते हो बिना नेट के। तब वो जो वाइट लाइन है वो बफर होता है कि ठीक है, यहाँ तक जो डेटा है वो आपके पास है। ग्रे लाइन मीन्स वहाँ का डेटा आपके पास नहीं है। तो अगर आपने बीच में नेट बंद कर दिया, तब वाइट लाइन तक तो देख सकते हो बिकॉज वो आपके डिवाइस में आ गया, बट ग्रे लाइन का नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, आप वीडियो कंज्यूम तो बहुत फास्ट कर पाते हो, बट सर्वर से आने में वीडियो को टाइम लगता है। तो अगर आप एकदम एंड एंड पे काम करोगे, मीन्स आप बफर बना ही नहीं रहे, तो आपको बार बार एक वीडियो देखोगे, फिर वेट करोगे, बफर होगा, फिर वीडियो का थोड़ा पार्ट आएगा, फिर बफर होगा, तो रुकोगे ना, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सेम काम क्या होता है, सिस्टम में भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बफरिंग यूज़ करता है। ठीक है, वो करता क्या है कि सिंपल सी बात है, लेट सपोज आप प्रोड्यूसर हो, इंटरनेट से जो वीडियो डेटा आया वो अपना डाउनलोड करा, स्लो हो रहा है, बट कंज्यूमर जो है वो वीडियो प्ले कर रहा है स्क्रीन पर, तो वो फास्ट है। हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आएंगे और लाते रहेंगे बार 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 बार, और आपके पास एक बफर बना देंगे कि आपको डिले का वेट करना ही ना पड़े, आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। यही बफर होता है। इज ऑल्सो नोन एज डेटा कॉपी बिटवीन टू डिवाइसेस। यस, कोई सर्वर से डेटा आगे मेरे पास स्टोर हो रहा है, कॉपी हो रहा है मेरे पास, तभी तो मुझे बफर मिल रहा है। ओके, तो ये बात होती है। और बफर इज़ यूज टू मैनेज दिस फ्लो ऑफ डेटा। बिल्कुल, अगर फ्लो ऑफ डेटा होगा तभी तो मैं वीडियो देख पाऊँगा प्रॉपरली। अगर बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, बफर हो रही है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस वो ख़राब हो रहा होगा एक तरीके से, है ना। तो यही बात होती है। ठीक, अब आई होप आपको समझ में आएगा बफरिंग होती क्या है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ कैशिंग। तो स्पूलिंग समझ में आ गया, बफरिंग समझ में आ गया, कैशिंग मतलब क्या होता है। अच्छा, इन बफरिंग कैशिंग पे भी आगे एकदम
डेप्थ में लेक्चर है, कैसे ये सिंगल बफर यूज़ करता है, डबल बफर यूज़ करता है, सर्कुलर बफर होता है। तो टेंशन मतलब, अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं टॉपिक से, डेप्थ में हम खुद करेंगे इनके अंदर बहुत। ओके, तो कैशिंग की हम बात कर रहे थे। कैशिंग भी बेसिकली आपकी एक टेक्निक ही है। तो होता क्या है ना कि जो डेटा बार बार आप यूज़ कर रहे हो, बार 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 बार, उसको ना सीपीयू जो है वो अपने पास कैशे कर लेता है। मतलब अपने जस्ट देखो, आप सीपीयू से रैम मतलब डिस्क, अब देखो बात क्या है ना कि लेट सपोज एक फाइल है या फिर एक प्रोग्राम है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो। प्रोग्राम कहाँ होता है? डिस्क में होता है। अब सीपीयू जो है डिस्क से डेटा लेके आएगा, रैम में रखेगा, तो कितना टाइम लगेगा? वो करता क्या है, वो आपका पैटर्न नोटिस करता है कि अच्छा यार, आप बार बार इस डेटा का यूज़ कर रहे हो, तो मे बी आप फिर से डेटा यूज़ करो। तो वो करता क्या है, उस डेटा को उठा के रैम में रख देता है। ठीक, कई बार क्या करता है, रैम में भी नहीं रखता, एक अलग स्टोरेज डिवाइस बना देता है, रजिस्टर्स। कैशे के पास ही रजिस्टर्स होते हैं, तो सॉरी सीपी के पास ही रजिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे रख देता है। सो दैट अगर आप उसका यूज़ हो तो अब आप डिस्क पे ना जाओ, आप रैम पे ना जाओ, आप डायरेक्टली कहाँ से उठा लो, आप उसको डायरेक्टली उठा लो कहाँ से, वहीं रजिस्टर से। सो दैट एक्सेस जो है उस डेटा का थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो कैशे किस लिए यूज़ होता है? एक्सेस को फास्ट करने के लिए, डेटा का एकदम इंस्टेंटली एक्सेस हो जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हो, यूट्यूब वगैरह, तो देखो पहली बार जब आप उसको ओपन करोगे तो टाइम लेती है, थंबनेल वगैरह आने में टाइम लगता है। बट पहली बार में तो हो क्या रहा होता है एक्चुअल में, वो इमेजेस जो होती हैं, वो वीडियोस जो होती हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड हो रही होती हैं। ठीक, बट ब्राउज़र करता क्या है ना, बाद में उनको स्टोर कर लेता है कैशे के अंदर। अब वापस से जब आप पेज खोलोगे तो फटाक से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि आप उसको यूज़ करोगे, तो उसने कैशे में रख लिया, डिस्क में नहीं रखा। तो ये तरीका होता है थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करने का। एकदम इंस्टेंट आपको खुल जाता है, कोई कोई मतलब लोड होता ही नहीं है, इंटरनेट का वेट भी करना नहीं पड़ रहा, तो एकदम फास्ट आपको एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे सिस्टम में, दिखाऊंगा आपको आगे किस तरीके से डेटा होता है वेब ब्राउज़र्स का, वो स्टोर करता है सिस्टम आपका। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बफरिंग क्या होती है, कैशिंग क्या होती है। ठीक, तो सिंपल टर्म में बताऊँ तो स्कूलिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम डिस्क पे बफर लगा देते हैं, तो डेटा का जो हमें कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहे। ठीक, मल्टीपल जॉब्स है तो मुझे पता है डेटा मेरे पास है, फटाफट फटाफट होती रहेंगी। बफरिंग में क्या होता है, हम रैम में ही एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं। ठीक, तो दैट मुझे स्पीड का मिसमैच है वो ना हो। ओके, कंटिन्यूस फ्लो वहाँ पे भी रहे। कैशिंग में क्या होता है, हम मेमोरी के पास रख लेते हैं चीज़ों को, सो दैट हमें अगर चाहिए हो तो हम डिस्क पे ना जाएं, हम डायरेक्टली सीपीयू के पास से ही ले आएँ, रजिस्टर से ही ले आएँ फटाफट डेटा। तो ये आपके पास यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इतना काम था आपके कर्नल का, कि नहीं काम तो और भी हैं, बट ये कुछ मेन काम थे जो हमें डिस्कस करने चाहिए थे, दैट्स हमने करे। ठीक, एंड दैट्स ऑल। कर्नल वगैरह हम कल करेंगे। तो आज काफ़ी अच्छा लेक्चर गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक कंप्लीट पिक्चर देखी हमने कि ओएस वर्क किस तरीके से करता है इंटरनली। ठीक है, कंपोनेंट्स वगैरह देखे कि भाई कर्नल होता है, सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं, शेल होता है, and आपके पास होता है कि भाई डिवाइस ड्राइवर्स भी कुछ हैं। फिर हमने देखा कि यार यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस भी था कुछ, तो कि एप्लीकेशन जो है वो तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में चलती हैं। ठीक, उनके पास नहीं होती भाई एक्सेस हार्डवेयर की, और कर्नल जो है वो थोड़ा प्रिविलेज मोड में रन कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास तो एक्सेस तो डायरेक्टली हार्डवेयर की। ओके, क्योंकि अब यही सेपरेशन जो है हमको स्टेबिलिटी, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक, लास्ट में हमने थोड़ी सी बात करी भाई फंक्शंस क्या क्या है कर्नल के, बड़ा मज़ा आया देख के कि भाई प्रोसेस भी मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी भी मैनेज कर रहा होता है भाई, सब फाइल भी मैनेज कर रहा होता है, आई ऑपरेशंस भी मैनेज कर रहा होता है, कैशिंग वगैरह, बफरिंग, कूलिंग, सभी इसी के काम है। तो मतलब है तो बड़ी मतलब तोप चीज़ आपकी कर्नल। और एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे कि भाई कर्नल के फंक्शंस क्या क्या हैं, यूज़र मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मेमोरी मैनेज कैसे होती है। ओके, आई होप अब आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे, आपको समझ में आए टॉपिक्स। और इट कुछ डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड टिल देन बाय गाइस।